तो हमने पिछले दो वीडियोस में काइनेटिक्स ऑफ ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स मैंने आपको क्लियर की, जैसे कि हमारे पास वेव्स, स्टैंडिंग वेव्स कैसे बनती हैं, मोड्स क्या बनते हैं, लेज़र के एक्टिव मीडियम के इनसाइड में, रेजोनेटर कैविटी में रेजोनेंस क्या होता है, और हमारे पास बीम किस तरह से एटेन्यूएट हो जाती है जब ये पास करती है किसी मीडियम से। तो काइनेटिक्स ऑफ ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन क्या है? ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन, अगर कोई फ्रीक्वेंसी न्यू की लाइट इंसिडेंट करती है या पास होती है किसी एक्टिव मीडियम से ऑफ लेज़र के, तो वो या तो एटेन्यूएट हो जाती है या फिर क्या होती है, उसमें रिडक्शन हो जाता है उसकी इंटेंसिटी का। एब्जॉर्प्शन बेसिकली ये प्रोसेस है कि जिसमें कि फ्रीक्वेंसी न्यू पास हुई किसी मीडियम से, या तो वो एब्जॉर्ब हो गई तो वो बाहर आई नहीं, उसके मीडियम ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया और वो रुक गई, एंड या फिर उसकी इंटेंसिटी हमें जो है रिड्यूस मिलती है। ऐसा कब होता है? व्हेन वी हैव द पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। अगर हमारे पास पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट हो। पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट का मतलब होता है इफ़ वी गेट द नंबर ऑफ एटम्स इन द ग्राउंड स्टेट ग्रेटर देन द नंबर ऑफ एटम्स इन द एक्साइटेड स्टेट। अगर हमें ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स एक्साइटेड स्टेट से ज़्यादा मिलते हैं, ये कब होता है कि जब एटम्स जो ग्राउंड स्टेट में है उसने इंसिडेंट रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया और एक्साइटेड स्टेट में चले गए, एंड दे इवेंचुअली ड्रॉप टू द ग्राउंड स्टेट बाय रिडक्शन इन द इंटेंसिटी ऑफ द बीम की, क्योंकि कुछ एनर्जी जो बीम की है वो खर्च हो गई है इस प्रोसेस में ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस एमिशन। तो स्पॉन्टेनियस एमिशन जब जब हमें मिलता है वो पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट हमें देता है कि मीन्स एब्जॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा हुआ है लाइट का, और एज ए रिजल्ट इंटेंसिटी जो है लाइट की, इनकमिंग लाइट की इंटेंसिटी डिक्रीज हुई है। अगर स्टिमुलेटेड एमिशन मिलता है तो N2 ग्रेटर देन N1 हो जाता है, जिसके कारण वी गेट नेगेटिव एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, एंड हेंस द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इनकमिंग लाइट और इंटेंसिटी एट द आउटपुट विल इंक्रीज। इसको हम मैथमेटिकली ट्रीट कैसे करेंगे? सबसे पहली बात तो आपको ये पता है कि स्पॉन्टेनियस एमिशन जो है रैंडम डायरेक्शन में लाइट को एमिट करता है, और जिसके कारण जो वो एक रिजल्टेंट लाइट जो आउटपुट पर हमें मिलती है, आउटपुट पर उसमें इसका बहुत ही कम योगदान होता है स्पॉन्टेनियस एमिशन का, क्योंकि रैंडम डायरेक्शन में जो मिरर के एक्सिस से बाहर चली गई, जो कि ट्रांसवर्स मोड बनाती हुई, जैसे ट्रांसवर्स मोड हमें लाइट के मिल गए, मान लीजिए हमें जब तक लॉन्गिट्यूडनल मोड्स मिलते हैं लाइट जो है बैक एंड फोर्थ ट्रैवल करती रहती है, उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। इफ वी गेट द ट्रांसवर्स मोड ऑफ लाइट, तो क्या होता है, ट्रांसवर्स मोड जितना इस कैविटी के डायमेंशन से बाहर आ जाते हैं, दे गेट डिमिनिशेस, उनका जो है लॉस हो जाता है, एंड दैट टाइप ऑफ लॉसेस आर नोन एज द डायफ्रैक्शन लॉसेस। डायफ्रैक्ट होने के कारण जो ट्रांसवर्स मोड्स हैं वो क्या देते हैं, लॉसेस देते हैं। ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल को ध्यान में रखने का बस एक आसान सा तरीका है। लॉन्गिट्यूडनल जो कि लेंथ के अलोंग चलते हैं, मिरर से बैक एंड फोर्थ चलते हैं, और जो ट्रांसवर्स हैं जो डायमीटर के अलोंग चलते हैं, दैट आर द ट्रांसवर्स मोड ऑफ द लाइट। सो हम अगर इसको एक मैथमेटिकल ट्रीटमेंट दें, हम मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाउ मच इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिक्रीजेस और रिड्यूस ड्यूरिंग द एब्जॉर्प्शन, बिकॉज हमारा एम क्या है, बेसिकली हम ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन को डिस्कस कर रहे हैं। और जब हम ऑप्टिकल ऑब्जर्वेशन को डिस्कस करते करते एक रिजल्टेंट इक्वेशन पे पहुंचेंगे, तो वहाँ हमें ये भी पता लग जाएगा कि जो पॉपुलेशन इन्वर्जन है उसको पाने के लिए क्या कंडीशन होती है, क्या पैरामीटर्स हैं जो हमारे पॉपुलेशन इन्वर्जन में गेन कर रहे हैं, उसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन में सबसे पहली बात आपको ये तो मालूम ही है कि इंटेंसिटी क्या है। अगर कोई भी मीडियम है, जैसे लाइट, हम क्योंकि ऑप्टिकल की बात करें तो हम लाइट की बात करते हैं कि एक लाइट सोर्स है, तो
तो एनी सोर्स जो कि अपनी एनर्जी को ट्रांसमिट कर सकता है, कोई भी सोर्स जो अपनी एनर्जी को ट्रांसमिट कर सकता है टू ए गेन मीडियम, गेन जिससे कि हमें कुछ ना कुछ इस एक्टिव मीडियम से हमें कुछ ना कुछ एनर्जी एक्स्ट्रा लेनी है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, गेन मीडियम। तो कोई भी लाइट सोर्स है वो गेन मीडियम को अपनी एनर्जी ट्रांसमिट करता है, और अगर वो एनर्जी को ट्रांसमिट कर रहा है देन इट मीन्स उसके पास इंटेंसिटी है, बिकॉज इंटेंसिटी is directly proportional to the energy density, and this energy density if multiplied by the wave velocity, तो ये बिल्कुल ही टोटली इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर सकता है, लाइट की इंटेंसिटी को, वेयर सी इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड एन इज द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ द एक्टिव मीडियम, जो भी हमने मीडियम लिया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, दैट इज एन। तो जब हम एनर्जी डेंसिटी को C/n से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देन वी गेट द टोटल इंटेंसिटी ऑफ द वेव, की टोटल इंटेंसिटी हमारे पास जो इंसिडेंट लाइट है उसकी कितनी है। तो बेसिकली हम इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ एक बार नहीं भी अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो वी कैन रिप्रेजेंट दिस इंटेंसिटी एज CU. तो किसी भी एक फ्रीक्वेंसी वैल्यू पर मान लीजिए कि ये जो चेंज है फ्रीक्वेंसी का एट एनी टाइम वो है डेल्टा न्यू। तो अब हमने इस एक्सप्रेशन को क्या रिप्रेजेंट कर दिया है, हमने इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट किया है विद ए small change in frequency delta nu, and this is equal to the velocity of light into the energy density at the small observation of this value delta nu. तो now if n1 and n2 हमें पता ही है नंबर ऑफ एटम्स है, तो द रेट ऑफ अपवर्ड ट्रांजिशन अगर हम कैलकुलेट करें, रेट ऑफ अपवर्ड ट्रांजिशन, तो रेट ऑफ अपवर्ड ट्रांजिशन हमारे पास क्या है, बाय आइंस्टाइन ने हमें रेट ऑफ अपवर्ड ट्रांजिशन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एक्टिव मीडियम, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एक्टिव मीडियम रेट ऑफ अपवर्ड ट्रांजिशन आइंस्टाइन ने हमें क्या दिया था कि अगर ये, तो अगर इसने एनर्जी डेंसिटी यूनिट को एब्जॉर्ब किया है नंबर ऑफ एटम्स ने ग्राउंड स्टेट में, तो ये एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। दिस इज नोन एज द अपवर्ड ट्रांजिशन ऑफ द एटम्स व्हाइल एब्जॉर्बिंग ए रेडिएशन वैल्यू यूनिट, जिसको आप इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन भी कहते हैं। तो रेट ऑफ अपवर्ड ट्रांजिशन इज आल्सो नोन एज द सिंपल एब्जॉर्प्शन और द इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन विच इज बाय आइंस्टाइन। अगर मान लो ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स ग्राउंड स्टेट में है जैसे कि n1 है वो सारे के सारे ही एनर्जी का ऑब्जॉर्व करके हायर स्टेट में चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो लेट अस कंसीडर डेल्टा n1 नंबर ऑफ एटम्स गोज टू द एक्साइटेड स्टेट बाय दिस एब्जॉर्प्शन। तो रेट ऑफ अपवर्ड ट्रांजिशन अब हम कैलकुलेट करेंगे उन नंबर ऑफ एटम्स के लिए जो एक्चुअल में एब्जॉर्ब हुए हैं, जिनको हमने कंसीडर कर लिया है डेल्टा n1। तो डेल्टा n1 एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट लगाएंगे इसके साथ हम V12 दैट इज फ्रॉम 1 to 2 विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी की फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या है, U न्यू इज इक्वल टू आई न्यू बाय C हम यहाँ ले सकते हैं। तो हम U न्यू को इस इक्वेशन में अपने क्या पुट कर देते हैं, B12 आई न्यू अपॉन C। तो ये आ गया हमारे पास रेट ऑफ अपवर्ड ट्रांजिशन। सिमिलरली हम रेट ऑफ डाउनवर्ड ट्रांजिशन लिख सकते हैं, रेट ऑफ डाउनवर्ड ट्रांजिशन, रेट ऑफ डाउनवर्ड ट्रांजिशन हमारे पास क्या हो जाएगा। इसी तरह अगर हम ये माने कि डाउनवर्ड भी सभी के सभी आइटम्स नहीं आएंगे जितने एक्साइटेड स्टेट में हैं, तो हमने एट एनी टाइम रेट ऑफ डाउनवर्ड ट्रांजिशन ले लिया है डेल्टा n2 B21 आई न्यू बाय सी। एनर्जी डेंसिटी को हमने इक्वेशन नंबर 1 से आई न्यू बाय सी पुट कर दिया है। तो हम अब इन दो इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 से चेंज इन एनर्जी डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इस एनर्जी का चेंज हमें कैलकुलेट करना है विद टाइम।
तो हम इसको टाइम के विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, क्योंकि हमारा एम क्या है, ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन कैलकुलेट करना। ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन मीन्स इस एनर्जी का कितना एब्जॉर्प्शन हुआ है। तो डी बाई डी टी करेंगे हम इसका, कि हम इसका चेंज निकाल रहे हैं एट एनी टाइम टी, डी टी। तो स्मॉल इंटरवल हो गया, डी टी मतलब स्मॉल टाइम पर हम ये कितनी चेंज हुई है वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अगर हमें चेंज निकालना है तो हमें क्या करना होगा, हमें डाउनवर्ड ट्रांजिशन में से अपवर्ड ट्रांजिशन को माइनस करना होगा। तो जब हम इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी विल गेट द रिलेशन हेयर डेल्टा n2 माइनस डेल्टा n1 B12 I न्यू। अब मैंने B12 क्यों लिखा है यहाँ, क्योंकि हमें मालूम है कि एट द स्टेट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम की स्टेट जब मेंटेन होती है, देन B12 इज इक्वल टू B21। तो हमने ये एक स्टेट ले ली है, ऐसी स्टेट हमने कंसीडर कर ली है जहाँ पर B12 B21 के इक्वल है। तो क्योंकि हम इसको कंसीडर कर सकते हैं, हमने यहाँ पर क्या चीज़ छोड़ी है, हमने डाउनवर्ड ट्रांजिशन में स्पॉन्टेनियस एमिशन को छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि जब स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है वो रेंडम डायरेक्शन में लाइट को एमिट करता है, तो उसके द्वारा जो रेंडम डायरेक्शन में रेडिएशन प्रोपेगेट हुई है वो लॉस्ट हो जाती है, जो आउटपुट बीम मिलती है उसमें से वो लॉस्ट हो जाती है। तो उसको हम यहाँ कैंसिल नेगलेक्ट करके चल सकते हैं। तो इसलिए हमने भी ये सिर्फ डाउनवर्ड और अपवर्ड ट्रांजिशन जो दोनों इंड्यूस थे उनको हमने यहाँ पर सिर्फ लिया है। तो इसके आगे के रिलेशन के लिए हमें अगेन अपना ये कंसीडर करना होगा कि कितने टाइम में जो है रे प्रोपिगेट कर रही है, कितने समय तक इनसाइड द मीडियम, ताकि हम उसका एब्जॉर्प्शन कैलकुलेट कर सकें। जितने टाइम के लिए वो उसके मीडियम के अंदर होगी उतने ही टाइम के लिए उसका एब्जॉर्प्शन हमें कैलकुलेट करना है। तो और कितना डिस्टेंस वो उस टाइम में ट्रैवल करती है, उसके कोरस्पॉन्डिंग हम ट्रांजिशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर अपने लिख के रखते हैं ये वाला रिलेशन, दिस इज रिलेशन नंबर 4। तो सपोज द लाइट बीम कवर ए डिस्टेंस x, हमने कोई डिस्टेंस x कंसीडर कर लिया है कि लाइट बीम जो है डिस्टेंस x कवर करती है। डिस्टेंस x कवर किया उसने, और वो जो x है उसके कोरस्पॉन्डिंग अगर हम dt टाइम में, उसका टोटल टाइम में डिस्टेंस हमने ले लिया x, अगर हम स्मॉल टाइम, क्योंकि हम dt की बात कर रहे हैं यहाँ पर, स्मॉल टाइम में जो उसका चेंज हुआ है उसके लिए हम स्मॉल डिस्टेंस कंसीडर कर लेते हैं dx। तो हमने डिस्टेंस dx इन टाइम dt इन मीडियम वेव का कंसीडर कर लिया है, रेडिएशन का कंसीडर कर लिया है। आल्सो हम dx को, dx कैन आल्सो बी टेकन एज c इंटू dt, दैट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इंटू में द स्मॉल चेंज इन टाइम। तो क्योंकि लाइट की जो वेलोसिटी है c होती है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी। तो dt यहाँ से हमारे पास आ जाता है dt इज इक्वल टू dx अपॉन c। dt को हम यहाँ ले सकते हैं dx अपॉन c, हमने यहाँ dt को ले लिया है। तो यहाँ से अगर हम इस रिलेशन को पुट करें अपने रिलेशन जिसमें कि हमने टाइम के साथ चेंज लिया है एनर्जी डेंसिटी का, जो कि हमारे पास है यू न्यू डेल न्यू इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स सी यू न्यू डी डेल न्यू इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स आई न्यू डेल न्यू। ये आप समझ ही गए होंगे। इस रिलेशन में हमने क्या किया है कि हमने यू न्यू डी न्यू में
dt की वैल्यू को dx/c पुट कर दिया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पुट किया है dx और इसी को हम ले गए हैं इस ब्रैकेट के अंदर। और जो सबसे पहले नंबर पर हमने इक्वेशन नंबर 1 लिखी थी, उसमें ये जो वैल्यू है ये हमारे पास किसके इक्वल होती है, आई न्यू डेल न्यू। दिस इज नथिंग बट द इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम पर यूनिट पर एट ए गिवन फ्रीक्वेंसी। तो ये इक्वेशन हमें कहाँ तक ले गया, इस इक्वेशन तक। अब जो हमारी इक्वेशन नंबर 4 है, उसमें इस वैल्यू को हम रख देंगे, क्योंकि वो हमारे पास उसका जो राइट हैंड साइड है वो उसका लेफ्ट हैंड साइड ये है, और ये वैल्यू हमारे पास इसके इक्वल आई है। तो इक्वेशन नंबर 4 में हम जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको ये पुट कर रहे हैं, dy/dx आई न्यू डेल न्यू इज इक्वल टू डेल न्यू इज इक्वल टू h म्यू अपॉन c डेल्टा n2 माइनस डेल्टा n1 b12 आई न्यू। तो ये क्या है, ये राइट हैंड साइड है हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 के लिए। तो इस इक्वेशन को अगर हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, कैसे सिंप्लीफाई करें, ये जो टर्म है हमारी, इस टर्म को हम एक अपने एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट के इक्वल पुट कर सकते हैं। तो लेट अस पुट द अल्फा न्यू एज इक्वल टू h न्यू बाई c डेल्टा n2 माइनस डेल्टा n1। ये एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन ही शो कर रहा है हमें। यहाँ पर हमने एब्जॉर्प्शन दिखाया, जब हम चेंज दिखा रहे हैं डिस्टेंस के साथ साथ, एक्टिव मीडियम की लेंथ के साथ साथ इंटेंसिटी का जो एब्जॉर्प्शन है वो हमने शो किया है। तो हम इस टर्म को पुट कर सकते हैं इक्वल टू एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, और इट इज आल्सो नोन एज द गेन कांस्टेंट एट फ्रीक्वेंसी न्यू। तो ये हमारे पास हो गया गेन कांस्टेंट एट फ्रीक्वेंसी न्यू, कि जितनी एनर्जी, जितनी इंटेंसिटी एब्जॉर्ब हुई है उस पर हमें जो गेन मिला है, दैट उस गेन को हमने रिप्रेजेंट किया है बाय ए गेन कांस्टेंट एट फ्रीक्वेंसी न्यू। तो अगर हम अब इक्वेशन, अगर ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5 में हम अल्फ़ा न्यू को रख देते हैं, तो हमारे पास जो न्यू इक्वेशन बनेगी dy/dx आई न्यू डेल न्यू इज इक्वल टू अल्फ़ा न्यू आई न्यू। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है फॉर द इक्वेशन नंबर 4 और 5 में। ये डेल न्यू जो है यहाँ पर दोनों तरफ है, और उस रिलेशन में राइट हैंड साइड भी है, तो इसको यहाँ हम हटा सकते हैं, दोनों तरफ से हटा देंगे। तो यहाँ पर ये हमारे पास रिलेशन बनेगा डी आई न्यू इज इक्वल टू अल्फा न्यू आई न्यू। तो ये रिलेशन बन जाएगा। इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आई न्यू। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू आई न्यू, तो इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को मैं इस साइड लिख रही हूँ। देखिए, इस साइड लिखने पर ये सिंप्लीफाई करके इस आई न्यू को मैं इसके नीचे ले आई हूँ, ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें इसको विद रिस्पेक्ट टू इंटेंसिटी। एंड यहाँ पर हमारे पास आ गया द गेन कांस्टेंट इनटू dx। जब हम इस रिलेशन को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं तो वी गेट फ्रॉम दिस रिलेशन, दिस लेट अस कंसीडर दिस इज रिलेशन 6। So we get this relation di nu by I nu alpha nu dx. Integrating equation number 5, we get I nu is equal to I nu naught, which is a constant term, e alpha nu x. Alpha nu, which is a gain constant,
or the absorption coefficient, it depends on the frequency of light. If we have the finite width of excited state and the ground state or the energy levels, अगर हमारे पास एनर्जी लेवल्स की फाइनाइट विड्थ्स हैं तो क्या होगा, क्वालिटी फैक्टर की जो वैल्यू है, जो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया था क्वालिटी फैक्टर, वहाँ से आप इसको समझ सकते हैं. इफ़ वी हैव द फाइनाइट विड्थ ऑफ द एनर्जी लेवल्स, देन द ट्रांजिशन, ये जो ट्रांजिशन है डिफरेंट लेवल्स में, वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की लाइन देगा, क्योंकि कोई लोअर लेवल से आएगा, कोई हायर लेवल से आएगा, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसीज हो जाएंगी वो डिफरेंट होंगी. सो इन द frequency intensity versus frequency diagram, we have a little spread of frequency, हमें little spread of frequencies मिलेगा. यहाँ इस ग्राफ से आप देख सकते हैं. और if we do this term, if we expand this term, अगर हम इस टर्म को expand करते हैं, then after expansion we get I nu along x-axis is equal to I nu, which is constant term. After expansion we get this term as alpha nu z, alpha nu for x-axis. So this intensity curve, अगर हम यहाँ पर अल्फ़ा न्यू एक्स की वैल्यू देखें कि बहुत ही कम है, लेस देन 1, अल्फ़ा न्यू एक्स अगर बहुत लेस है तो हमें इसका जो ग्राफ मिलेगा दैट इज़ लाइक दिस, जिसमें कि इस ग्राफ में देखिए एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट की जहाँ पर हाफ वैल्यू है, तो हाफ वैल्यू पर जो इस में फ्रीक्वेंसी का स्प्रेड दिखा रखा है यहाँ पर, तो इस फ्रीक्वेंसी का यहाँ न्यू ले सकते हैं आप, इसको डेल्टा ओमेगा की टर्म में लिया है मैंने फ्रीक्वेंसी. इफ़ वी हैव दिस न्यू नॉट और न्यू, तो न्यू की जो ये हाफ, फिर से बनाकर मैं आपको बता रही हूँ ये वाला ग्राफ देखिए, अगर हमने इस की वैल्यू जो है अल्फ़ा न्यू एक्स की वैल्यू लेस देन 1 है, then if we plot the frequency versus absorption coefficient or gain coefficient, gain constant, then there is a spread of frequency, जैसे कि फाइनाइट एनर्जी वेट लेकर मैंने आपको बता दिया है, वट इज़ एंड द क्वालिटी फैक्टर टर्म से हमें स्प्रेड ऑफ फ्रीक्वेंसीज मिलता है. तो इसकी जो ये हाफ वैल्यू है अल्फ़ा ओमेगा की, टोटल अल्फ़ा न्यू की जो हमारे पास टोटल वैल्यू है वो है ये. इस वैल्यू की हाफ पर जो हमें विड्थ मिला है फ्रीक्वेंसी का, उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, डेल न्यू से. एंड दिस विड्थ फॉर विच दिस एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट और गेन कांस्टेंट रिड्यूसेस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू. अल्फ़ा न्यू की अगर हाफ वैल्यू तक ये रिड्यूस हो जाता है तो इट इज़ नोन एज द फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमम. तो ये होगा फुल विड्थ हाफ मैक्सिमम, और दिस इज आल्सो नोन एज हाफ विड्थ ऑफ लाइन. इसको इस लाइन की हाफ विड्थ कहेंगे. ये वाला कर्व हमारा बिल्कुल सिमिलर मिला है जो कि हमने फ्रीक्वेंसी वर्सेस इंटेंसिटी कर्व लिया था. ये कब सिमिलर मिलता है, अगर ये वैल्यू लेस देन 1 है. बट इफ़ दिस वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 1, अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो तो हम इसकी हायर टर्म को नेगलेक्ट नहीं कर सकते, इसकी हायर टर्म्स भी ऐड हो जाएंगी इसमें. अगर इसमें हायर टर्म्स भी ऐड होंगी तो जो ग्राफ है, जो इंटेंसिटी
वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है वो फ्रीक्वेंसी वर्सेस अल्फ़ा के ग्राफ से डिफरेंट होगा। दोनों के ग्राफ में कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा।